जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी हम पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे, जो हमारी बेदरिंग थी वो क्या थी। तो आज हम न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा सॉइल पैथोजेनिक फैक्टर या फिर सॉइल फार्मेशन फैक्टर। तो आज हम इसकी बात करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में बात करेंगे और विथ फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हम आगे वीडियो में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग बात करेंगे सॉइल फार्मेशन और उसके फैक्टर्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन मोस्टली बनते रहते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। तो हम देखेंगे कंटिन्यू कि सॉइल फार्मेशन होता क्या है, उसके बाद फैक्टर की बात करेंगे। तो सॉइल फार्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सॉइल फार्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू रिगोलिथ एंड सब्सिक्वेंटली रिगोलिथ इज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए ट्रू सॉइल। यानी जो सॉइल फार्मेशन होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, वह क्या होता है कि चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से पहले रेगोलिथ का निर्माण होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेगोलिथ कौन कौन से संस्तर या फिर होराइजन को मिलाकर बोलते हैं। पहले रेगोलिथ का निर्माण होगा, उसके बाद रेगोलिथ के बाद हमारा प्रॉपर मिट्टी का निर्माण होता है, ट्रू सॉइल जिसे वास्तविक मिट्टी बोलते हैं, उसका निर्माण होगा। किसके अपक्षय से? रॉक्स एंड मिनरल्स के। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। सॉइल इज ए प्रोडक्ट ऑफ कंबाइंड इंट्रैक्शन ऑफ सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स एंड सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो सॉइल होती है हमारी, वह कैसे बनती है? तो वह कंबाइंड इफेक्ट है, यानी संयुक्त एक तरह से परस्पर एक तरह से इफेक्ट होता है। तो किस किस का? सॉइल फार्मिंग फैक्टर का और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। तो आगे हम इसी की बात करेंगे, सॉइल फार्मिंग फैक्टर की। तो किसका? सॉइल फार्मिंग फैक्टर और प्रोसेस का उत्पाद है क्या? सॉइल। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू बात करते हैं। सॉइल फार्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेज। यानी जो मिट्टी के निर्माण के अलग अलग दो चरण या दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो कौन कौन से फेज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फेज जैसे कि देख लेते हैं इसमें, द फर्स्ट फेज ऑफ सॉइल फार्मेशन। पहला फेज क्या है सॉइल फार्मेशन का? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। जैसे कि देखते हैं जो फिजिकल जो वेदरिंग होती है उसमें क्या डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है एक तरह से। और एंड केमिकल केमिकल तो इसमें क्या डिकम्पोजिशन, अपघटन होता है या सड़ाव होता है। इज कंसीडर एज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यानी ये कैसी है? एक तरह से हमारी क्या है डिस्ट्रक्टिव, यानी बोले तो विनाशकारी प्रक्रिया है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखेंगे। एंड वन हेल्प टू चेंज द कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स, यानी पेरेंट मटेरियल। तो जो हमारी जो पहला जो प्रोसेस है उसमें क्या है वेदरिंग होती है रॉक्स एंड मिनरल्स की, किसके द्वारा? फिजिकल एंड केमिकल के द्वारा होती है। और ये कैसी प्रोसेस है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये किस में चेंजमेंट हो जाती है? एक समेकित एक तरह से बोले तो पेरेंट मटेरियल में चेंजमेंट हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो पेरेंट मटेरियल होता है वह किस संस्तर को कहते हैं, बताएंगे आप लोग। और उसके बाद में पेरेंट मटेरियल बाद बन जाता है कंटिन्यू। ठीक है, और कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ ए स्लो एंड कंटिन्यू प्रोसेस। जो फर्स्ट फेज है ये कैसी हमारी प्रोसेस है? ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और ये सतत यानी कंटिन्यू चलती रहती है प्रक्रिया। तो कंटिन्यू इसका सेकेंड फेज देखते हैं। सेकेंड फेज देखेंगे, द सेकेंड फेज ऑफ सॉइल फार्मेशन और डेवलपमेंट बाई सॉइल फार्मिंग फैक्टर। यानी जो सेकेंड फेज है इसमें किसका जो सॉइल फार्मेशन डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? बाय द सॉइल फार्मिंग फैक्टर एंड पैथोजेनिक प्रोसेस। फैक्टर और पैथोजेनिक प्रोसेस के द्वारा होता है। फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल, यानी सॉइल प्रोफाइल से मिट्टी का निर्माण होता है किसके किसके कारण? सॉइल फैक्टर के और पैथोजेनिक प्रोसेस के द्वारा। तो फाइनली कन्वर्ट इनटू द ट्रू सॉइल, और ये फाइनली किस में बदल जाती है? ट्रू सॉइल में या मिट्टी में फाइनली बदल जाती है। कंटिन्यू देखेंगे। इट इज़ ए कंसीडर एज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये हमारी कैसी प्रोसेस है? ये एक तरह से हम बोल सकते हैं रचनात्मक प्रोसेस है, बोले तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो कंटिन्यू इसको आप ध्यान रखेंगे, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
कुछ देख लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इस तरह से बताया कि जो बेड रॉक होती है उस पर बेदरिंग होगी, बेदरिंग के बाद फाइनली सॉइल बन जाएगी। तो ये किसने बताया? अकॉर्डिंग टू हैंस एंड जेनी ने। उसी तरह से जे एस जोफे साहब ने क्या बताया था कि बेड रॉक से बेदरिंग होगी, बेदरिंग के बाद पेरेंट मटेरियल बनेगा, पेरेंट मटेरियल से सॉइल फार्मिंग फैक्टर काम करेंगे, ए प्रोसेस काम करेंगी, और उसके बाद फाइनली हमारी क्या बन जाएगी? हमारी सॉइल बन जाएगी। ये जे एस जोफे 1949, ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं। द बेड रॉक पे बेदरिंग होगी, अपक्षय होगा, उसके बाद पेरेंट मटेरियल बोले तो पैतृक पदार्थ बनेगा, उसके बाद सॉइल जेनेसिस होगा, सॉइल जेनेसिस प्रोसेस होगी, वो होगी, और फाइनली हमारी क्या बनेगी? सॉइल बनती है। ये किसने कहा था? ये बताया था, ये जो थाम ने 1970 में इन्होंने क्या बताया था कि हाँ इस तरह से ये ऐसे ऐसे होगा। तो आप लोग उसको तो कंटिन्यू देखेंगे। द सॉइल जेनेसिस मीन्स, यानी जो सॉइल जेनेसिस का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सॉइल फार्मिंग प्रोसेस एंड फैक्टर। यानी इसमें क्या होता है? जो हमारा सॉइल जेनेसिस का मतलब होता है, इसमें कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फैक्टर और क्या हमारी जो प्रोसेस हैं उनका क्या संयुक्त प्रभाव होता है, उसके द्वारा क्या मिट्टी का निर्माण होता है। या संयुक्त सॉइल जेनेसिस क्या है? सॉइल जेनेसिस के द्वारा क्या मिट्टी का निर्माण होता है। कंटिन्यू देखेंगे। जेनेसिस इज द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी जो पेडोजेनेसिस होती है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी के निर्माण का अध्ययन करते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। सॉइल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। सॉइल फॉर्मेशन क्या है? हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू जिसका हमें इंतजार था उसी की हम बात करेंगे। तो डिस्कस करेंगे हम सॉइल फार्मिंग फैक्टर। सॉइल फार्मिंग फैक्टर इज आल्सो नोन एज सॉइल पेडोजेनिक फैक्टर, यानी सॉइल फार्मिंग फैक्टर को सॉइल पेडोजेनिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसको मृदा निर्माण कारक या फिर पेडोजेनिक कारक कहते हैं। तो देखते हैं ये होते क्या हैं। ये वेरिएशन आर ब्राउट ड्यूरिंग द सॉइल प्रोफाइल फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कॉल्ड एज सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स, यानी विभिन्न पर्यावरणीय कारकों द्वारा मृदा प्रोफाइल के निर्माण के दौरान जो भी बदलाव जो होते हैं उसे मृदा निर्माण कारक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखते हैं। द सॉइल फार्मिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम आर वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव एज ऑल द फैक्टर्स एक्ट्स सिमल्टेनियस टू फॉर्म ए सॉइल, यानी जो मिट्टी बनाने वाले जो कारक होते हैं वह मिट्टी के गुणों को प्रभावित करते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच ये क्या बहुत सीधा संबंध निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी बनाने के लिए सभी कारक एक साथ कार्य करते हैं। तो उसमें क्या हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन से कारक या कौन सा कारक अधिक जो फैक्टर काम किया है या कौन सा कम फैक्टर काम किया, ये सब देखते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं हम, देख लेते हैं हाफ फैक्ट के साथ, ध्यान रखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, इसमें क्या फॉर्मेशन फैक्टर्स फंक्शंस एज नेचुरल बॉडीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय ए टीम ऑफ रशियन सॉइल साइंटिस्ट लेट्स बाय वीवी डाकुचेव इन 1889 वाज फर्स्ट टू शोन दैट सॉइल फॉर्म ए डेफिनेशन पैटर्न ऑन द लैंडस्केप एंड एस्टेब्लिश दैट दे डेवलप distinct horizon under the influence of parent material, climate and organisms and they have given equation। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले जो हमारी जो मिट्टी है वो क्या हमारी एक प्राकृतिक या फिर बोले तो नेचुरल बॉडी है, और इस की जो अवधारणा है जो सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर की, वह सबसे पहले जो रशियन साइंटिस्ट थे या उनकी टीम थी, कौन थे? बीबी डाकुचेव। कब सबसे पहले बताया था इनने? इन 1889 में फर्स्ट बार उन्होंने देखा था और बताया कि जो सॉइल फार्मेशन होती है वह क्या है, किस तरह से होती है। तो उसमें डेवलप होने में जो सॉइल फार्मेशन जब होती है अच्छी तरह से जब डेवलप हो जाती है तो उसमें जो हमारे संस्तर होते हैं वह पूर्ण रूप से क्या डेवलप हो जाते हैं। कब होंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट मटेरियल के प्रभाव से। पेरेंट मटेरियल बोले तो पैतृक प्रभाव,
क्लाइमेट बोले तो जलवायु, एंड ऑर्गेनिज्म बोले तो सूक्ष्म जीव। इनके प्रभाव से क्या है जो जो हमारा होराइजन होता है या जो सॉइल होती है वो हमारी क्या अच्छे से डेवलप होती है। तो इन्होंने एक तरह से इक्वेशन इसकी पूछ ली जाती है कि जो बीबी डोकुचेव है इनके अनुसार इक्वेशन कौन सी है इसकी, या इन्होंने कौन से इक्वेशन या समीकरण दी थी, तो वो हम कंटिन्यू बात करेंगे। देखेंगे इन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो दी थी ये S बराबर F अंडर ब्रैकेट P Cl और O। S बराबर S बोले तो सॉइल फॉर्मेशन या फिर एनी प्रॉपर्टीज, F बराबर बोले तो फंक्शन, P। अब यहाँ से ये ध्यान रखिए जो 3 फैक्टर दिए थे तो कौन कौन से, पेरेंट मटेरियल दिया था, क्लाइमेट दिया था और ऑर्गेनिजम्स दिए थे। आप लोग इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। कंटिन्यू बात करते हैं इनके बाद में किसने क्या बताया था उसके बाद। तो लेटर ऑन हैंस जेनी इन 1949, डाकुचेव के बाद हैंस जेनी आए थे। इन्होंने 1941 में 2 फैक्टर और क्या किए थे, ऐड किए थे। तो कौन कौन से फैक्टर इन्होंने ऐड किए थे उनको देख लेते हैं। तो रिलीफ एंड टोपोग्राफी, ध्यान रखिएगा, रिलीफ या फिर टोपोग्राफी बात एक ही है, एंड टाइम। तो कौन कौन से, रिलीफ और टाइम, इन्होंने 2 फैक्टर को क्या किया और ऐड किया था, एंड मॉडिफाइड द डाकुचेव इक्वेशन। और इन्होंने जो डाकुचेव की जो इक्वेशन थी, समीकरण थी, उसको बाद में क्या किया था इन्होंने मॉडिफाई या बोले तो परिवर्तन किया था। तो अब जब इन्होंने 2 फैक्टर जोड़े तो हमारी जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से हुई। किस तरह से देखते हैं। तो हमारी जो समीकरण हुई है वो S बराबर F अंडर ब्रैकेट P बोले तो पेरेंट मटेरियल, Cl बोले तो क्लाइमेट। अब ध्यान रखेंगे वहाँ पे O था, O बोले तो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, ऑर्गेनिजम्स ही हम भी लिखे हैं और क्या है बायोस्फीयर हो गया था। बायोस्फीयर या फिर ऑर्गेनिजम्स, बात एक ही, ध्यान रखेंगे। R से बोले तो रिलीफ और T से बोले तो टाइम, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। S बराबर सॉइल फॉर्मेशन या एनी सॉइल प्रॉपर्टीज, S बराबर F बराबर फंक्शन या डिपेंड ऑन, P बराबर पेरेंट मटेरियल, Cl से क्लाइमेट, B या आब्लिक O बायोस्फीयर या फिर ऑर्गेनिजम्स, R से रिलीफ या फिर टोपोग्राफी, T से टाइम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन पूछ ली जाती है। अब इनके बाद में देखते हैं कौन आए थे, उन्होंने क्या बताया था। तो इनके बाद में आए थे, देखेंगे, दीज आर फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर एक्टिव फैक्टर्स एंड पैसिव फैक्टर्स बाई J.S. जोफे इन 1949। ध्यान रखेगा, दिस फैक्टर इज कैटेगराइज एबव फैक्टर इनटू, यानी इनको क्या है 2 भागों में डिवाइड किया था। किसने, J.S. जोफे। ये कब आए थे, इन्होंने 1949 में बताया था कि जो फैक्टर होते हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर होते हैं उनको इन्होंने 2 भागों में इसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो कौन कौन से थे, तो पहला था हमारा एक्टिव फैक्टर, दूसरा इन्होंने पैसिव फैक्टर, इन्होंने 2 भागों में क्या डिवाइड कर दिए। अब हम दोनों को देख लेते हैं कि जो एक्टिव और पैसिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मोस्टली इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला जो फैक्टर है वह है एक्टिव फैक्टर। तो एक्टिव फैक्टर में जो अभी इन्होंने कैटेगराइज 2 भागों में किया था, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे, क्लाइमेट और बायोस्फीयर या फिर ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट और बायोस्फीयर या फिर ऑर्गेनिजम्स, ये 2 फैक्टर ध्यान रखिए। क्लाइमेट ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा बायोस्फीयर या फिर ऑर्गेनिजम्स ये दूसरा फैक्टर है, ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे हमारे एक्टिव फैक्टर हैं, क्वेश्चन बन जाता है इसी से, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, दूसरा हमारा पैसिव फैक्टर। तो जब एक्टिव फैक्टर हो गए 2 तो बचे हमारे 3 फैक्टर, वो इसमें आ जाएंगे। तो पैसिव फैक्टर में देखेंगे पेरेंट मटेरियल, रिलीफ या फिर बोले तो टोपोग्राफी और फिर टाइम। ये 3 फैक्टर कैसे हैं हमारे, ये हैं हमारे तीनों फैक्टर पैसिव फैक्टर हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब हम ब्रॉड से देख लेंगे एक बार, पैसिव फैक्टर पहले देख लेंगे कि पैसिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, या फिर मृदा निष्क्रिय मृदा निर्माण कारक, भाई कौन कौन से होते हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे, वो हमने शॉर्ट में देखा था, अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो पेरेंट मटेरियल होता है वह क्या होता है। तो पेरेंट मटेरियल देख लेते हैं, द पेरेंट मटेरियल अकॉर्डिंग टू जेनी, यानी जेनी साहब ने पेरेंट मटेरियल को किस तरह से डेफिनेशन दी थी। तो देख लेते हैं, पेरेंट मटेरियल एज द इनिशियल स्टेज ऑफ सॉइल सिस्टम एट द टाइम 0 ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन,
यानी इन्होंने बताया था कि जो हमारा जो सॉइल फॉर्मेशन है भाई क्या है, मिट्टी के निर्माण के शून्य समय पर मिट्टी प्रणाली का प्रारंभिक चरण होता है। इसी को इन्होंने क्या बताया था, पैरेंट मटेरियल बताया था। तो ध्यान रखिए। या फिर हम दूसरा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। और इट मे बी डिफाइंड एज ए लूज अनकॉन्सुलेटेड मास ऑफ मिनरल्स मैटर फॉर्म्ड अपॉन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स विच सर्व एज द रॉ मटेरियल्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। या हम ये कह सकते हैं, इन्होंने कहा था कि इसे चट्टानों के अक्षय पर गठित जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, वह एक ढीले असंगठित द्रव्यमान के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है, जो मृदा निर्माण के कच्चे रूप में कार्य करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। अब हम देख लेंगे इसका क्लासिफिकेशन, किसका, पेरेंट मटेरियल का। तो एक बार डिस्कस करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो पेरेंट मटेरियल में भी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखेंगे किसके बेसिस पे देखेंगे, बेसिस ऑफ एजेंट ऑफ डिपोजिशन एज डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स ऑफ पेरेंट मटेरियल। यानी बेसिस ऑफ एजेंट के आधार पे दो आधार पे बांटा गया था। तो पहला आधार देख लेंगे इसको, या दो समूह में बांटा गया। पहला आधार देखेंगे, पहला हमारा सेडेंट्री या फिर रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल है। तो ये क्या होते हैं, तो दीज पेरेंट मटेरियल फॉर्म इन सीटू, ध्यान रखेंगे, इन सीटू फ्रॉम द अंडरलाइंग रॉक्स एट ओरिजिनल प्लेस कामा रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल। यानी ये क्या, सेडेंट्री या फिर बोले तो अपशिष्ट मूल सामग्री जो होती है या मटेरियल होता है, वह क्या होता है, ये मूल स्थान से यथास्थान निर्मित मूल सामग्री होती है, जो क्या है उसी स्थान पे क्या है बनती है। इसे हम सेडेंट्री या फिर रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल क्या है कहते हैं। सेकंड देखेंगे ट्रांसपोर्ट पेरेंट मटेरियल। तो ये कौन से होते हैं ट्रांसपोर्ट पेरेंट मटेरियल, तो इनको देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेड ये क्या है, परिवहन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह से बाय द एजेंट के द्वारा आ जाते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी जहाँ पे ये क्या है, यह इनका जो मूल स्थान था वहाँ से इनका क्या है परिवहन है, एक तरह से एजेंटों के द्वारा, एक तरह से क्या है बहा के, या जैसे भी हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा। तो ये क्या है, एक स्थान से जहाँ पे मूल स्थान था उनका, वहाँ से क्या हटा दिए गए वेरियस एजेंट्स के द्वारा। तो देखेंगे कंटिन्यू, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द मेन फोर्स। यानी इनका जो परिवहन है वह किसके आधार पे, तो मेन फोर्स मुख्य बल के अनुसार रखा गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट और रीडिपोजिशन के आधार पे इनको क्या है, परिवहन के आधार पे इनको विभिन्न बलों के अनुसार रखा गया। तो देखेंगे द फॉलोइंग वेरियस टर्म्स आर डिफाइंड टू रिलेट दिस प्लेसमेंट ऑफ पेरेंट मटेरियल बाय वेरियस एजेंट्स। तो ये क्या है, विभिन्न एजेंटों के माध्यम से, या क्या है जो कारक होते हैं इनके, उनके माध्यम से ये क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ले जाया जाता है। तो हम उनको देखेंगे बाकायदा टेबल के अनुसार देखेंगे। द डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स पेरेंट मटेरियल। तो देखेंगे इधर नेम ऑफ डिपॉजिट और पेरेंट मटेरियल, यानी इधर पेरेंट मटेरियल का नाम, इधर डिपॉजिटेड बाई, यानी किसके द्वारा डिपॉजिट हो रहा है, इधर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, यानी वो एजेंट कौन कौन से हैं, वह कारक कौन कौन से हैं जो इसको परिवहन का क्या कार्य कराते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको, देखेंगे पहला है हमारा एलुवियम। एलुवियम इसको देख लें, डिपॉजिट बाई किसके द्वारा होता है, ये रिवर के द्वारा होता है, और दूसरा वाटर के द्वारा होता है। ये किस, हाँ जो ट्रांसपोर्टिंग जो एजेंट है वो किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं लोकोस्ट्रेन। तो इनको देख लेते हैं लोकोस्ट्रेन को। तो कंटिन्यू देखेंगे लोकोस्ट्रेन ये कहाँ डिपॉजिट होगा, बाई द लेक के द्वारा, ध्यान रखेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग जो एजेंट है वो क्या हमारा वाटर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा मैरिन। तो मैरिन में देखेंगे तो डिपॉजिट बाई सी एंड ओशियन, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है हमारा वाटर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप, ये मोस्टली पूछ लिया जाता है। अभी हम डिटेल से भी देखेंगे आगे। तो उसके बाद हमारा ड्यून। ड्यून होते हैं जैसे सैंड ड्यून, जैसे क्या है सैंड ड्यून। तो इसमें क्या है जो कि हवा के द्वारा बनता है, और इसमें ड्यून में क्या होता है हमारा सैंड और सेल्ट का मोस्टली निर्माण होता है। तो ये किसके द्वारा, डिपॉजिट बाई विंड, और ट्रांसपोर्टिंग एजेंट भी हमारा क्या है विंड। दूसरा है एओलिन और
लोएसेस। तो इसके द्वारा कौन सा हमारे जो मृदा पार्टिकल्स होते हैं या जो मृदा कणाकार होते हैं वह हमारा फाइन सिल्ट और क्ले का क्या है मोस्टली ये क्या डिपोजिट होते हैं किसके द्वारा बाय द विंड। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। कोलोबियम, कोलोबियम्स पेरेंट मटेरियल है, इसको देखेंगे किसके द्वारा, तो ग्रेविटी एक्शन के द्वारा। ये क्या है, ग्रेविटी एक्शन के द्वारा इसका डिपोजिशन होता है और मोस्टली जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है वह हमारा ग्रेविटी होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू हमारा टिल या फिर मोरेन। तो जो टिल और मोरेन ये कहाँ पे डिपोजिट बाई आइस द्वारा होगा और ये हमारा आइस ग्लेशियर के द्वारा हो जाएगा एजेंट्स। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा पीट। तो पीट का निर्माण कैसे होता है, तो देखते हैं हम। तो पीट होता है वह हमारा मोस्टली डिपोजिटेड बाई ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा होता है। तो कंटिन्यू इसको देखेंगे। अब हम डिटेल में एक बार हमने एक तरह से समझ लिया टेबल नुमा, हालांकि यहाँ से डिटेल से भी है। तो यही इसी का कि डिपोजिट किस तरह से कैसे हमारी एलुवियम जो एलुवियम होता है उससे हमारी एलुवियल सॉइल बनती है, इन सब के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ये सारा इसी का है, जो भी इसका ब्रीफ में आगे थोड़ा विस्तार से थोड़ा वर्णन किया गया है इस तरह से ही। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बात आगे कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा फैक्टर है पैसिव फैक्टर, वह हमारा रिलीफ या फिर टोपोग्राफी। ध्यान रखिएगा, दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, रिलीफ या फिर टोपोग्राफी। तो उसको डिटेल से देखते हैं। तो रिलीफ और टोपोग्राफी रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड सरफेस। यानी जो रिलीफ या टोपोग्राफी इस तरह करती है वह भूमि की सतह के विन्यास से संबंधित है। या फिर और देखते हैं, द अर्थ सरफेस कंटूर इज कॉल्ड टोपोग्राफी एंड रिलीफ। या फिर पृथ्वी की जो सतह की रूपरेखा होती है उसी को रूपरेखा को स्थलाकृति एवं उच्चावत बोलें तो रिलीफ कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप। तो टोपोग्राफी या रिलीफ हमारी क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं हम, ये लैंड सरफेस से अर्थ सरफेस से क्या है ये रिलेशन होता है। ध्यान रखेंगे। सेकंड देखेंगे ना, रिलीफ इंडिकेट लोकल स्लोप वेरिएशन। यानी जो रिलीफ जो इंडिकेट करता है वह क्या है, जो स्थानीय ढलान होता है उसकी विभिन्नता को क्या है ये इंगित करता है या इसको क्या प्रदर्शित करता बताता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखेंगे। तो द ऑर्गेनिक मैटर्स एंड क्ले मूव इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन विथ फॉलोइंग वाटर फ्रॉम अपलैंड एंड गेट डिपॉजिट इन द लोलैंड दस अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। यानी जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर और क्ले होता है वह मूव कहाँ से करता है, इन द सस्पेंशन, जो कि एक तरह से क्या हमारा निलंबन बना होता है, उससे क्या है मूव करता है किसके द्वारा, बाय द फॉलोइंग वाटर, ये वाटर के द्वारा, जो चलता हुआ वाटर होता है उसके द्वारा क्या है मूव करता है। कहाँ से करेगा, अपलैंड, मतलब ऊपर के ये जो ऊपरी भूमि होती है उसके क्या है ऊपरी से निचली भूमि में क्या है ये इकट्ठा हो जाता है और फाइनली हमारा क्या हो जाता है, मिट्टी का निर्माण होता है और ये मिट्टी के निर्माण को क्या है प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देखेंगे। टोपोग्राफी या फिर रिलीफ को देखेंगे। द जनरली लोलैंड सॉइल आर डार्कर। ध्यान रखिएगा, जनरली जो लोलैंड जो सॉइल जहाँ पे बनती है वो क्या डार्क कलर की बनेगी, जहाँ पे लो लैंड में। ध्यान रखेंगे। और हाई पीएच होगा वहाँ पे, ईसी अधिक होगी, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है कंटेंट ज़्यादा होगा, कहाँ पे लो लैंड में। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और डार्क कलर होगा। जबकि और देख लेते हैं, द सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी पुअर ऑन स्टीप स्लोप ड्यू टू इरोजन एंड दे जेंटली स्लोपिंग फ्लैट लैंड इज आइडियल फॉर सॉइल डेवलपमेंट। और क्या होगा, जो कटान के कारण खड़ी चट्टानों पर, जबकि कटान के कारण खड़ी चट्टानों पर मिट्टी का निर्माण बहुत ही खराब हो जाता है। और क्या होता है, हल्की ढाल वाली समतल भूमि मिट्टी के विकास के लिए आदर्श होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे अगर स्लोप अगर हल्का होगा या फिर समतल होगी जहाँ पे भूमि, वहाँ पे जो सॉइल फार्मेशन जो मिट्टी का विकास होगा वह भी अच्छा होगा कंपेयर टू अधिक स्लोप के जगह पे। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। ड्यू टू हाई रेट ऑफ वाटर percolation and leaching of soil constituents on flat land, the horizon differentiation is rapid and depth of soil is more or compared to upland and lowland position। यानी जो समतल भूमि पर पानी के रिसाव की जो दर होती है वह क्या अधिक होती है।
ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहाँ पे बराबर भूमि होगी वहाँ पे जो पानी सोखने की जो क्षमता होगी वह ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो ज़्यादा स्लॉप होगा उसकी अपेक्षा में। और जिससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी भी वो अच्छी, जहाँ पे समतल होगी वहाँ पे क्या है, जो मिट्टी की गहराई भी होगी वह क्या है, अच्छी होगी कंपेयर टू उथली या फिर अंडोलैंड लैंड की अपेक्षा। कंटिन्यू बात करते हैं। इन लोलैंड डिप्रेशन वाटर इज अवेलेबल बट परकोलेशन इज वेरी पुअर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स विथ क्लॉक्स एंड सॉइल पोर्स। आप ध्यान रखेंगे, या जहाँ पे लोलैंड होता है, जहाँ पे नीचे जो तराई वाला रीजन होता है, उसमें पानी तो अवेलेबल अच्छी मात्रा में होगा, लेकिन मिट्टी और कार्बनिक कणों के जमाव के कारण वहाँ पे पानी का रिसाव क्या है, बहुत ही वेरी पुअर हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिससे मिट्टी के क्या है, जो छिद्र होते हैं या जो पोर्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। द सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी पुअर, और जो मिट्टी का निर्माण होता है वह बहुत ही कम होता है या बहुत ही ख़राब होता है यहाँ पे। कंटिन्यू देखते हैं। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ये 2-3 बार नेट में भी पूछा गया, JRF और यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा गया था ये। द टर्म कैटेना was introduced by GM Milne in 1935 for a sequence of topography related soil which have the comparable parent material, climate and age but show different soil characteristics because of variation in relief। यानी जो टर्म जो कैटेना दिया था वह किसने दिया था, मिलने साहब ने दिया था, कब 1935 में दिया था। और इन्होंने बताया कि जो मिट्टी का क्रम है वह कैसे है, वह मूल सामग्री से उसकी तुलना की गई, जैसा देखा। और ये किससे रिलेटेड होता है, मोस्टली कंपेरेबल इन्होंने जलवायु से और उसकी उम्र से क्या है तुलना की। लेकिन जो रिलीफ होता है वह विभिन्नता के कारण मिट्टी की अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती हैं। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, रेड सॉइल मोस्टली डेवलप एट हायर टोपोग्राफी। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, जो रेड सॉइल होगी वह मोस्टली कहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ पे हायर टोपोग्राफी होती है। पोजीशन विल द ब्लैक कॉटन सॉइल डेवलप एट द लोअर टोपोग्राफी पोजीशन। यानी रेड सॉइल अधिक भूस्थलाकृति पे बनती है, जबकि जो ब्लैक सॉइल होती है वह हमारी लो टोपोग्राफी पोजीशन में बनती है। इन इंडिया ब्लैक एंड रेड सॉइल आर अकर्स इन द क्लोज क्या proximity. It is observed that red soil occupy high elevation. रेड soil क्या हमारी हाई एलिवेशन में पाई जाती है, लेवल्स विच द ब्लैक soil फाउंड इन द लोअर एलिवेशन लेवल। ध्यान रखेंगे आप, जो एलिवेशन होता है वहाँ पे क्या है, अलग होता है, टोपोग्राफी अलग होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो रेड सॉइल होती है वह हमारी क्या हाई टोपोग्राफी पोजीशन में पाई जाती है, जबकि जो ब्लैक सॉइल होती है वह लो टोपोग्राफी पोजीशन में पाई जाएगी। तो इस चीज़ को कंटिन्यू आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुछ इसी तो जो प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी ये किसके अनुसार है, FAO। बोले तो FAO के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो स्थलाकृति होती है भाई किस भूमि पे कितना स्लोप हो, तो उसको क्या बोलेंगे और कितना स्लोप होगा। तो देख लेते हैं, जहाँ पे स्लोप, जहाँ पे फ्लैट होगा यानी बिल्कुल बराबर होगा, तो वहाँ पे स्लोप कितना होगा, 0 से 2%। जेंटली अंडुलेंटिंग यानी धीरे से लहरदार होगा, यानी थोड़ा सा फ्लैट होगा हम बोल सकते हैं, तो वह 2 से 5% स्लोप होगा यानी ढाल होगा। अंडुलेंटिंग जहाँ पे ज़्यादा ऊंचा नीचा होगा वहाँ पे 5 से 10% होगा। रोलिंग जहाँ पे रोल जैसा हो जाता है वहाँ पे 10 से 15% स्लोप होगा। हिली पहाड़ी पे कितना होगा, 15 से 30%। जबकि स्टीपिंग डिसेट्स जो कि हमारा तेज़ी से विच्छेदन होगा वहाँ पे मोर देन 30%। और जहाँ पे माउंटेन्स होता है, जहाँ पे पर्वत बनते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे हमारा जो स्लोप होगा वह कितना होगा, मोर देन 300 मीटर की ऊंचाई पे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू देखते हैं हम टाइम। तो टाइम देख लेते हैं, जैसा कि हमारा फैक्टर है तो इसको देख लेते हैं। द सॉइल फॉर्मेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस विच रिक्वायर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप ए मैच्योर सॉइल। यानी किसी मिट्टी को निर्माण होने में, या हम बोल सकते हैं मिट्टी के 1 इंच निर्माण होने में कम से कम सैकड़ों से हज़ारों साल लगते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो
लोगों किसी किसी बुक में जो रेफरेंस है वो 250 से 400, अगर फेवरेबल नहीं मिली कंडीशन मिट्टी को फॉर्मेशन होने में तो लगभग 800 से 1000 साल भी लग जाते हैं 1 इंच मिट्टी को बनने में। आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये कैसी है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। टेक 102 ईयर ऑफ डेवलप इन इंच ऑफ सॉइल, तो जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो कंटिन्यू इसको ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। द टाइम दैट नेचर डिवोट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म एज ए पेडोलॉजिकल टाइम्स, यानी जो प्राकृतिक मिट्टी के निर्माण में जो समय लगाती है उसके उस समय को क्या कहते हैं, तो उसे हम पेडोलॉजिकल समय या टाइम कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो कंटिन्यू देखेंगे। अब समय कहाँ पे कैसे क्या है। द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एजिंग वेरिंग अमॉन्ग द सॉइल, यानी जो मिट्टी के जो विकास की उम्र होती है वह दर मिट्टी की अलग अलग होती है। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। द बर्म ह्यूमिड क्लाइमेट, फ्लैट टू जेंटली स्लोपिंग टोपोग्राफी, सैंडी पेरेंट मटेरियल आर फेवरेबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी जहाँ पे जो गर्म और जो आर्द्र जलवायु, जहाँ पे क्या गर्म भी हो और बारिश अधिक हो, ऐसी जलवायु में तो क्या समतल से हल्की ढाल वाली जो स्थलाकृति या टोपोग्राफी होती है वह कैसी है, रेतीली भूमि बनती है वहाँ पे, और फेवरेबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी मिट्टी के निर्माण के लिए अनुकूल होती है रेतीली भूमि के लिए। ये इतना ध्यान रखेंगे इसको आप। कंटिन्यू देखेंगे अब हम आगे, या फिर और देखते हैं। और द होराइजन टेंड टू डेवलप फास्टर, यानी यहाँ पे फास्ट होते हैं अंडर द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, यानी जो होराइजन जो संस्तर होते हैं वह हमारे बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं कहाँ पे, जब वार्म यानी गर्म, ह्यूमिड जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और यहाँ पे फॉरेस्टेड कंडीशन होती है जहाँ पे जो जंगली एरिया होती है वहाँ पे, तो देयर इज सफिशिएंट वाटर टू मूव द कोलाइड्स, और इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है जो कोलाइड्स होते हैं वह वाटर के साथ क्या है या पानी के साथ पर्याप्त मात्रा में क्या है, पर्याप्त या फिर स्थानांतरित हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ध्यान रखेंगे। और जो होराइजन होता है उनका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे वार्म, ह्यूमिड और फॉरेस्टेड एरिया होगा वहाँ पे सबसे अधिक। ध्यान रखेंगे। जबकि अब देख लेते हैं कहाँ पे नहीं होगा या कहाँ पे कम होगा, तो देखेंगे। वेयर द कोल्ड एंड ड्राई या एरिड क्लाइमेट, द क्ले पेरेंट मटेरियल, वेरी डीप स्लोप, हाई इन लाइम, फ्लड प्लेन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ वोरिंग एनिमल रिटायर टू पेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट, जबकि ठंडी शुष्क जलवायु, चिकनी मूल यानी बोले तो क्ले जो मिट्टी होती है वह बहुत तीव्र ढालू वाले और चूने की अधिकता होती है जहाँ पे, और बाढ़ के मैदान और बिल खोदने वाले जानवरों की गति, ये सब क्या होते हैं, मिट्टी की प्रोफाइल के विकास की गति को क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देख लेते हैं। इन ह्यूमिड रीजन्स द हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इंक्रीज विद टाइम बिकॉज ऑफ केमिकल वेदरिंग, यानी जो आर्द्र ह्यूमिड रीजन्स होती है या जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं उसमें जो रासायनिक अपचय होता है उसके कारण क्या है, जो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता क्या है, बढ़ जाती है। तो कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एन अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सॉइल कैन बी एसेस बाई, यानी जो मिट्टी की जो आयु की गणना जो की जाती है उसका आकलन कैसे किए जाते हैं, तो किसके द्वारा, बाई द रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, पोलन एनालिसिस एंड कार्बोनेट कार्बन इन कैल्शियम लेयर के द्वारा क्या है मिट्टी की गणना की जाती है, इन सभी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखेंगे। द टाइम डिटर्मिनेशन डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी जो समय होता है वह मिट्टी की परिपक्वता की डिग्री को निर्धारण करता है। कौन, समय मिट्टी की परिपक्वता मैच्योरिटी को क्या है, ये डिग्री को क्या है निर्धारण करता है। ध्यान रखेंगे, ये हमारा ज़रूरी है, इसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग। बेदरिंग स्टेज, यानी बेदरिंग स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मोहर एंड वन वेरेन, यानी जो बेदरिंग स्टेज है वह किसके द्वारा हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसने पहचाना था या मान्यता दी थी, तो ये मान्यता दी थी मोहर एंड वन वेरेन ने। तो पहले इन्होंने बताया था मिट्टी को क्या स्टेज, इन्होंने 5 स्टेज बताए थे, उसकी विशेषता देख लेते हैं हम। तो पहला जो स्टेप है वह है हमारा इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज बोले तो प्रारंभिक। तो जैसा कि देखते हैं प्रारंभिक स्टेज में कैसे क्या है,
तो प्रारंभिक स्टेज की इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो इसकी जो विशेषता है, इसमें अनविदर्ड पेरेंट मटेरियल, यानी जो भी पेरेंट मटेरियल होगा वह क्या है, अपक्षयित नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अनविदर्ड होगा, यानी अपक्षयित होगा, यानी जो पेरेंट मटेरियल होगा है बेदरिंग नहीं होती है उसमें बिल्कुल। दूसरा देख लेते हैं जुवेनिल। जुवेनिल में क्या होता है, बोले तो किशोर, मतलब प्रारंभिक से अगली नेक्स्ट या फॉरवर्ड प्रोसेस या स्टेप। तो इसमें क्या देखते हैं, तो जो बेदरिंग होता है, बेदरिंग जस्ट स्टार्ट, यानी जो अपक्षय होता है वह अभी शुरू हुआ है या स्टार्ट हुआ है, बट मच ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल स्टिल अनविदर्ड, यानी लेकिन जो अधिकांश जो मूल सामग्री या जो पेरेंट ओरिजिनल मटेरियल होता है वह अभी भी क्या है, अपक्षयित नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे तो ये हमारा बिरले। तो नेक्स्ट जो जुवेनिल से फॉरवर्ड है या फिर इससे अगले स्टेप की जो स्टेप्स है वो हमारा बिरले। तो इसमें देख लेते हैं। तो ईजिली विदर्ड मिनरल्स फेयरली डिकम्पोज, क्ले कंटेंट हैज इंक्रीज एंड स्लोली बेदरिंग, यानी जो ईजिली विदर्ड इसमें आसानी से बेदरिंग हो जाती है, और ये है बेदरिंग हो जाती है जो योग्य किसके होते हैं, खनिज जो काफ़ी मात्रा में क्या है विघटित हो जाते हैं, और इसमें क्ले की मात्रा क्या है बढ़ जाती है। लेकिन बेदरिंग कैसी पड़ जाती है, अब स्लो पड़ जाती है। अब ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे इसको। सेनिल, तो सेनिल को देख लेंगे। तो डिकम्पोज रीच एट द फाइनल स्टेज, यानी जो अपघटन होता है या जो सड़ाव होता है वह के अंतिम चरण में पहुंच जाता है, लेकिन रह कौन सा जाता, ओनली मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल द सर्वाइव क्वार्टज, यानी जो क्वार्टज होता है जिसकी क्या है, जो सर्वाधिक क्या है प्रतिरोधी खनिज होता है, किसके प्रति प्रतिरोधी होगा, ये हमारा अपक्षय के प्रति प्रतिरोधी होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये क्या है हमारा रह जाता है, लेकिन मोस्टली जो हमारा होगा वह फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। फाइनल है हमारा, फाइनल या फिर अंतिम। इसमें क्या, सॉइल डेवलपमेंट कंप्लीटेड एंड द पेरेंट मटेरियल इज कम्प्लीटली विदर, यानी जो मिट्टी का विकास यहाँ पे पूरा हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो भी पेरेंट मटेरियल होता है वह क्या कम्प्लीटली बेदरिंग या फिर बोले तो अपक्षयित हो जाता है। इसको आप बहुत अच्छे तरीक़े से बहुत ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बचा हमारा एक्टिव फैक्टर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने समझा था, जो भी टॉपिक अभी हम लोगों ने समझा बहुत ही आसान शब्दों में। अगर फिर भी किसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सजेशन है, या जो भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ अगर आ रही या नहीं समझ में आई, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।